नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम तिवारी और ये जो हम लोग क्लास स्टार्ट किए हैं भैया, ये एसडीओ एग्रीकल्चर हरियाणा पीसीएस के थ्रू ये एग्रीकल्चर का एक एग्ज़ाम हुआ था, उसकी जो है ये क्लास है। तो हम लोग चर्चा करेंगे भैया एसडीओ एग्रीकल्चर पेपर, ये 2012 में हुआ था। ठीक है, 100 क्वेश्चन सेम वैसे जैसे अभी एडीओ एग्रीकल्चर में आने हैं, सेम उसी प्रकार से 100 क्वेश्चन उसमें भी एग्रीकल्चर के आने थे। इंग्लिश में पेपर बनना था, बस इसमें जो है 10 क्वेश्चन करीब करीब जीएस के आए हैं। ठीक है, और 90 क्वेश्चन या उससे अच्छे जो है क्वेश्चन लगभग आ गए हैं तुम्हारे एग्रीकल्चर से। तो आप लोग को करना क्या है इसमें भैया, कमेंट सेक्शन में उत्तर देना है, इस क्लास को शेयर करना है, जिससे जितने लोग एडीओ एग्रीकल्चर दे रहे हैं सब तक ये पहुंच जाए और हमारे लिए भी थोड़ा सा अच्छा रहे, जिससे हमें आगे पढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिले। ठीक है, तो दबा के इस क्लास को पहले तो शेयर कर दो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर पे बैठ जाएंगे। ठीक है, तो एसडीओ एग्रीकल्चर का ये पेपर है, चूंकि ये हरियाणा पीसीएस ने ही पहले बनाया था, इसका मतलब है कि आप अगला पेपर जो हरियाणा का होने वाला है इसी लेवल के क्वेश्चन बनेंगे, ये तो क्लियर है। ठीक है, चलो लग जाते हैं फिर। सबको आप लोग को पता है, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ काले नीले पेन का प्रयोग करना है, ये जान लो 1/4 की माइनस मार्किंग है। ठीक है, और एक क्वेश्चन तो कभी भी अगर 1/2 आपको चांस है, जैसे मान लो 4 ऑप्शन होते हैं, आपको पता है कि इन 2 में से कोई सही है, तो उस क्वेश्चन को आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन पता ही नहीं है तब आप अटेंड मत करिए, एकदम छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन हमारा भैया है, ग्रेप कंटेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड, अंगूर में कौन सा इसमें से अम्ल पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, अंगूर में ग्रेप्स में पाया जाता है टार्टरिक एसिड। कौन सा एसिड पाया जाता है? टार्टरिक एसिड। ठीक है, आप कमेंट सेशन में उत्तर दीजिए, आपको थोड़ा सा समय भी हम दिया करेंगे। ठीक है, बताइए इन हिली एरियाज व्हिच सिस्टम ऑफ फ्रूट प्लांटिंग शुड बी यूज्ड। भैया बताओ, हिली एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है, मान लो ये पहाड़ी क्षेत्र है, अब इसमें क्या हम लोग कंटूर करेंगे या विंड स्ट्रिपिंग या स्ट्रिप क्रॉपिंग। देखो विंड स्ट्रिपिंग तो जहाँ बहुत तेज़ हवाएं चलती वहाँ हम लोग करते हैं, तो ये तो गलत हो गया। स्ट्रिप क्रॉपिंग, धारियों वाली खेती भी हम लोग पहाड़ों पे नहीं करते। पहाड़ों पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पहाड़ को हल्का सा काट कर लेवलिंग बनाते हैं, ऐसे हम लोग बनाते हैं ना, पहाड़ को कुछ इस प्रकार से हम लोग लेवल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे फसल उगा लिए, यहाँ पे फसल उगा लिए, इससे मिट्टी का कटाव भी कम होगा। ठीक है, इस प्रकार से ढाल को काट लेना, यही हमारा कहलाता है कि कंटूर सिस्टम। तो हम लोग क्या करते हैं हिली एरियाज में, कंटूर सिस्टम। तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा। पर कैपिटा मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, तो देखो ये क्वेश्चन तो भैया गलत है। ठीक है, इसके ऑप्शंस के हिसाब से क्वेश्चन बन नहीं सकता, क्योंकि हमको जो WHO के मानक हैं उस आधार पर 80 ग्राम लगभग डेली फल खाने हैं और मोर देन 300 ग्राम्स लगभग सब्जियां खानी हैं, तो लगभग हमारा 400 के आसपास ये बनता है। ठीक है, मिनिमम अगर इसको करते भी तो 300 तक कर लेते, 350 तक कर लेते। इन्होंने मैक्सिमम ऑप्शन जो दिया है वो 187 दिया है। ठीक है, या फिर यहाँ पर वेजिटेबल ना लिखते, सिर्फ फ्रूट लिखते, तब हम लोग 87 ग्राम वाले को सही कर लेते। ठीक है, तो जैसा हो इस ऑप्शन को वैसे देख लेना आप लोग। ठीक है, वैसे लगभग आपको बता दिया 300 ग्राम वेजिटेबल्स और 80 ग्राम हम लोग को फल खाने, नेमरा सुंडा में भी यही लिखा है, और बाकी जो भी WHO का मानक ही यही है फिलहाल। ठीक है, आगे द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ ऑरेंज प्लांट इन 1 हेक्टेयर, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं प्लांट पॉपुलेशन और प्लांटिंग डिस्टेंस को लेकर। तो ऑरेंज प्लांट की प्लांट पॉपुलेशन बतानी है आपको, 1 हेक्टेयर में कितने उगेंगे। तो पहले तो आपको जानना जरूरी है क्या, इसकी प्लांटिंग डिस्टेंस क्या है। तो प्लांटिंग डिस्टेंस ऑरेंज को हम लोग उगाते हैं 6 × 6 मीटर के हिसाब से। ठीक है, तो हम लोग प्लांट पॉपुलेशन निकालते कैसे हैं, 1 हेक्टेयर की अगर निकाला तो 10,000 बटे हम लोग करते हैं क्या, डिस्टेंस इन मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस इन मीटर स्क्वायर। तो डिस्टेंस हमको पता है कितनी है, लगभग 6 × 6, तो 10,000 बटे हम लोग करेंगे 6 × 6 यानी 36 बटे करेंगे 10,000, तो हमारा लगभग ये जो कट के बनेगा ये लगभग बनता है 278 के आसपास। अप्रॉक्सीमेट क्या हो जाएगा, 275 हमारा ये आ जाएगा। बात समझ में आ गई, अप्रॉक्सीमेट नंबर क्या होगा, 275 के आसपास आ जाएगा। आपको ये पता चल गया, कोई भी प्लांट पॉपुलेशन आपको निकालना आ गया, क्योंकि हमको अगर प्लांटिंग डिस्टेंस पता है तो हम प्लांट पॉपुलेशन आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, 10,000 से डिवाइड कर देंगे किसको, प्लांटिंग डिस्टेंस को, वो भी किस में होनी चाहिए, मीटर स्क्वायर में। याद रखना इस चीज़ को। 10,000 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 1 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। तो वेजिटेबल ऑक्यूपाई अबाउट हाउ मच टोटल कल्टिवेटेड एरिया, कितने प्रतिशत जो है देश में वेजिटेबल्स उगाई जाती हैं, 7 से 8% एरिया पे भारत में लगभग वेजिटेबल्स उगाई जाती हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट ग्रोथ प्रोमोटर, इनमें से कौन सा ऐसा भैया हार्मोन है जो ग्रोथ को प्रमोट नहीं करता, यानी ग्रोथ को कम करता है, रोकता है। ठीक है, ग्रोथ इनहिबिटर किसको हम लोग बोलते हैं, ग्रोथ इनहिबिटर, एबीए को, यानी एब्सिसिक एसिड। ऑक्सिन हमारा ग्रोथ बढ़ाता है, जिबरेलिन ग्रोथ बढ़ाता है, साइटोकाइनिन भी ग्रोथ बढ़ाता है, लेकिन एब्सिसिक एसिड हमारा ग्रोथ इनहिबिटर है, ग्रोथ को रोक देता है। ठीक है, व्हिच शुगर इज ऑब्टेन फ्रॉम ग्रेप्स, भैया अंगूर से दूसरा क्वेश्चन आ गया। पहले अंगूर में क्या पूछा था, अम्ल कौन सा है, हमने कौन सा बताया था, टार्टरिक बताया था। अब इसने पूछा है भैया इसमें शक्कर कौन सी पाई जाती है, सुक्रोज कौन सी पाई, ग्लूकोज या फ्रक्टोज या लैक्टोज क्या पाया जाता है, कौन सा, शुगर है, तो भैया इसमें पाई जाती है ग्लूकोज। मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स जो होते हैं जिसमें फ्रक्टोज शुगर पाई जाती है, ठीक है, फ्रक्टोज शुगर पाई जाती है, लेकिन हमारा जो अंगूर है इसमें मोस्टली ग्लूकोज शुगर पाई जाती है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी इज फाउंड मैक्सिमम इन द केस ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन का जवाब मॉन्टमोर्लोनाइट देने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने किताबों में क्या पढ़ा हुआ है, कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी सर्वाधिक वैसे तो होती है क्लोराइड की, लेकिन ऑप्शन में अक्सर मॉन्टमोर्लोनाइट आता है 2:1 टाइप, जो हमारा वही हमारा हम लोग मानते हैं लगभग 80 से लेकर 120 तक इसका होता है CC। लेकिन यहाँ पूछा है एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी, वो सर्वाधिक किसकी होगी, कैवोलिनाइट की। कैवोलिनाइट की एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी सर्वाधिक होती है, जबकि कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी सबसे कम होती है कैवोलिनाइट की। ठीक है, एजोला हमारा भैया, एजोला क्या होता है, एजोला एक है एक्वेटिक फर्न। एजोला एक प्रकार का एक्वेटिक फर्न होता है जो क्या करता है, धान के खेत में नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। तो एजोला हमारा कितना नाइट्रोजन 1 हेक्टेयर में 1 साल में कर लेता है फिक्स, ये क्वेश्चन है। तो लगभग 30 से लेकर 40 किलोग्राम हमारा नाइट्रोजन पर हेक्टेयर फिक्स कर लेता है एजोला। ठीक है, तो बी ऑप्शन इस हिसाब से सही होगा। डीनाइट्रिफिकेशन इज मोर इन, भैया डीनाइट्रिफिकेशन आपको बताना ये बहुत लेंदी सवाल है भैया। डीनाइट्रिफिकेशन कहाँ ज़्यादा होगा, जल भराव में या सूखे खेत में, हैवी सॉइल में या लाइट सॉइल में। अब भैया ऑप्शंस तो बहुत तगड़े हैं, लेकिन हम लोग बेसिकली इसको कहाँ पर कवर करेंगे, वाटर लॉग्ड में, जहाँ जल भराव की स्थिति होती वहाँ डीनाइट्रिफिकेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके बाद फंगल पॉपुलेशन इज कंपैरेटिवली हाई इन अ सॉइल हैविंग, कह रहा फंगल पॉपुलेशन कहाँ पर ज़्यादा होगी, किस उसका पीएच कैसा होना चाहिए। तो भैया फंजाई ग्रो करता है 4 से 6 पीएच पे ज़्यादा, इसका मतलब है फंगल पॉपुलेशन एसिडिक में अच्छी होगी। वहीं अगर बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया अगर ऑप्शन में दिया होता तो हम क्या मारते, एल्कलाइन मारते, समझे। बैक्टीरिया की पॉपुलेशन एल्कलाइन पीएच में ज़्यादा होगी और फंगल पॉपुलेशन एसिडिक पीएच में ज़्यादा होगी, समझ में आ गया होगा। माइक्रोबियल पॉपुलेशन ऑफ अ सॉइल इन जनरल, सामान्यतः जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन यानी फंजाई बैक्टीरिया इन सब की जो पॉपुलेशन है वो गहराई बढ़ने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी गहराई में जाने पर मिट्टी खोद के नीचे जाएं तो बैक्टीरिया कम पड़ जाएंगे या बढ़ जाएंगे या बराबर रहेंगे या कोई स्पेसिफिक ट्रेंड नहीं, कभी बढ़ेंगे कभी घटेंगे। तो भैया सीधी सी बात है, अपर लेयर ऑफ सॉइल जो होती है उस पर बैक्टीरियाज ज़्यादा पाए जाते हैं, उसके नीचे जाने पर बैक्टीरिया की कमी होने लगेगी, माइक्रोबियल पॉपुलेशन डिक्रीज विद डेप्थ। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सॉयल विद हाई पीएच आर जनरली डिफिशियंट इन, भैया जो हायर पीएच वाली सॉयल है वो डिफिशियंट होती है, किस तत्व की कमी पाई जाती है हायर पीएच वाली सॉयल में, तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की कमी पाई जाती है जब जो है एल्कली सॉयल होती है वो। ठीक है, इसके बाद अ कंडीशन इन व्हिच पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन एन अनओपेंड फ्लावर। तो भैया देखो इसमें ऑप्शन दिया होमोगैमी, एपोगैमी, पॉलीगैमी एंड क्लिस्टोगैमी। अब आपको बताना है कि भैया इसमें से क्या सही होगा। तो होमोगैमी आपको बता दें क्या होता है, जब देखो भैया जो प्लांट है इसमें मेल और फीमेल एक साथ परिपक्व हों तो उसे बोलते हैं होमोगैमी। मेल फीमेल गैमीट एक टाइम पे परिपक्व हों, मैच्योर हों तो उसे बोलते हैं होमोगैमी। अगर मेल फीमेल डिफरेंट टाइम पे मैच्योर हों तो उसे बोलते हैं हेटेरोगैमी।
हेटेरोगैमी होता दो प्रकार का, एक होता प्रोटेंडरी, एक होता प्रोटोगैमी। अगर मेल पहले मैच्योर हो जाए तो प्रोटेंडरी, फीमेल पहले मैच्योर हो जाए तो प्रोटोगैनी। एपोगैमी क्या है भैया? एपोगैमी एपोमिक्सिस का ही एक प्रकार है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अब जो हमारा गैमीट है वो बन जाए किसके बिना? गैमीट बन जाए बिना फर्टिलाइजेशन के, तो इसे बोलते हैं भैया हमारा एपोगैमी। ठीक है, यानी हमारा फर्टिलाइजेशन के बिना हमारा क्या बन जा रहा है? गैमीट बन जा रहा है। क्लिस्टोगैमी हमारा क्या है भैया? फ्लावर के बिना ओपन हुए पॉलिनेशन का हो जाना, यानी भैया एक फ्लावर है जिसमें मेल और फीमेल दोनों पाए जा रहे हैं अंदर ही, एक ही में मेल है एक ही में फीमेल है, और फूल खुला नहीं, पहले क्या हो गया यहाँ पर? पॉलिनेशन हो गया, उसके बाद फूल ओपन होगा। इसका मतलब है 100% यहाँ पर क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन होगा। तो क्लिस्टोगैमी किसको बढ़ाता है ये भी जान लीजिए आप, सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या पूछा है? यही तो पूछा है कि पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन हो गया है अनओपेंड फ्लावर, मैंने फूल के खुलने से पहले, खिलने से पहले, तो ये हमारा क्या कहलाता है? क्लिस्टोगैमी कहलाता है। आफ्टर द सेल हैज़ अंडरगॉन माइटोसिस द अमाउंट ऑफ द डीएनए इन द डॉटर सेल विल बी। कह रहा है भैया सेल जब माइटोसिस सेल डिवीजन में जाती है तो डीएनए उसमें जो पुत्री कोशिका बनेगी उसमें कितना होगा? इक्वल होगा पेरेंट के, आधा होगा या डबल होगा या इनमें से कोई नहीं। तो हमने आपको दो प्रकार का सेल डिवीजन पढ़ाया है, एक पढ़ाया है माइटोसिस, एक पढ़ाया है मियोसिस। माइटोसिस को हम बोलते हैं क्या? समसूत्री विभाजन, यानी इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल मतलब क्या होगा? इक्वल टू फादर या इक्वल टू पेरेंट। तो यही हमारा भैया पहला ऑप्शन माइटोसिस में क्या होगा? इक्वल टू पेरेंट सेल, यानी पुत्री कोशिका जो भी बनती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या, डीएनए की संख्या बराबर होती है किसके? पेरेंट सेल के। लेकिन अगर मियोसिस होता तो ये हो जाता हाफ ऑफ पेरेंटल सेल। समझ में आ गया? इसके बाद एन एंटीकोडान इज अ सीक्वेंस ऑफ 3 नाइट्रोजनस बेस। भैया एक एंटीकोडान में जिसमें 3 नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस बने, ऐसा एंटीकोडान किसमें पाया जाता है भैया? आंसर है mRNA। mRNA में 3 नाइट्रोजनस बेस का एंटीकोडान पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ब्रेड हीट हमारा कैसा होता है भैया? तो ब्रेड हीट में किस प्रकार की पॉलीपोलाइडी पाई जाती है? तो ऑटो एलो पॉलीपोलाइड होता है। ब्रेड हीट यानी ट्रिटिकम एस्टिवम, क्या उसके जीनोम है? AA, BB, DD। तो ये हमारे क्या हैं भैया? ये हमारे देखो ऑटो एलो पॉलीपोलाइड का ही एक एग्जाम्पल है। बात समझ में आई? इसके बाद DNA कंसिस्ट एज अ डबल हेलिक्स एज अ रिजल्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन। देखो ऑप्शन के हिसाब से इसमें एकदम एग्जैक्ट ऑप्शन तो कोई नहीं मिल रहा है हमको। देखो आपको थोड़ा सा समझाते हैं, बात समझो ध्यान से। देखो सबसे पहले एक चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं नाइट्रोजनस बेस। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजनस बेस। ध्यान से समझना, नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरिमिडिन। बात समझ में? प्यूरिन और एक होता है पिरिमिडिन। प्यूरिन यानी एडेनिन एंड ग्वानिन, पिरिमिडिन यानी थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। बात समझ में? एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। बात समझो तुम। अब इसमें एडेनिन थायमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो ये बनता है डीएनए। अगर थायमिन की जगह पर यहाँ पर यूरेसिल कर दो तो बन गया आरएलए। ये बात समझ में आई? तो ये नाइट्रोजनस बेस होते हैं। इन नाइट्रोजनस बेस में जब हम क्या जोड़ देते हैं? जब हम जोड़ देते हैं शुगर। क्या जोड़ देते हैं? शुगर। तो वो बन जाता है न्यूक्लियोसाइड। क्या बन जाता है? न्यूक्लियोसाइड। क्या बना? साइड। साथ से शुगर जोड़े तो साथ से साइड बन गया। ठीक। अब फिर न्यूक्लियोसाइड जो हमारा बना है, इसमें जब हम जोड़ देते हैं क्या? फास्फोटिक ग्रुप यानी फास्फोरस जोड़ देते हैं, तब फास्फोरस क्योंकि होता हार्ड कॉम्पैक्ट ना, फास्फोरस यानी चूना पत्थर ये हमारा होता कैसा? हार्ड कॉम्पैक्ट। तो ये बना देता है टाइट यानी न्यूक्लियोटाइड। समझ में आई बात? नाइट्रोजनस बेस में शुगर जुड़ा बना न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड में फास्फोरस जुड़ा बना न्यूक्लियोटाइड। अब जो न्यूक्लियोटाइड हैं ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड।
क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड ही क्या होता है? डीएनए आरएनए होता है। राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड ही है ना। तो न्यूक्लियोटाइड मिलके बनाते हैं। अब इसमें ऑप्शन तो दिया नहीं न्यूक्लियोटाइड, तो इसमें न्यूक्लियोसाइड को हम लोग सही मान लेंगे। बात समझ में आई? शुगर दिया है, फॉस्फेट दिया है, न्यूक्लियोहिस्टोन दिया है, न्यूक्लियोसाइड दिया, तो न्यूक्लियोसाइड को हम इसमें सही मानेंगे। ठीक है, आगे बात कर लें। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द फ्लावर इज। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? देखो, पहली बात कैलिक्स, कैरोला, स्टेमन, सेपल्स। देखो, कैलिक्स क्या है? इसको हिंदी में बोलते हैं बाह्य दल पुंज। क्या बोलते हैं? बाह्य दल पुंज। ठीक, आप पढ़े होंगे जब KCAG पढ़ते हैं ना, कैलिक्स, कैरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम पढ़ते हैं। कैलिक्स जो हमारा है, ये हमारा बाह्यदल पुंज होता है। जो हमको फूल देखें आप, उसमें हरे रंग का नीचे दिखाई देता डंठल, वो है हमारा कैलिक्स। ठीक, जो लाल रंग की पत्तियां दिखाई देती हैं वो हमारी हैं कैरोला। दल पुंज बोलते हैं इसको, बाह्यदल पुंज, इसको दल पुंज, लाल रंग की पत्तियां। दो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। एंड्रोसियम जो हमारा होता है, एंड्रोसियम का जो एक एंड्रोसियम में जैसे कई सारे हो सकते हैं ना, 6-7 ऐसे एक फूल में पाए जाते हैं, 4-5-6 जितने भी। तो इसमें से अगर एक इसका यूनिट देखा जाए तो इस यूनिट को हम बोलते हैं स्टेमेन। क्या बोलते हैं? स्टेमेन। ठीक, ऐसे ही गाइनोसियम की जो यूनिट होती है, इसे 2 शब्द दिए जाते हैं। एक तो बोला जाता है कार्पेल्स, कार्पेल्स, और दूसरा बोला जाता है पिस्टल। एक ही चीज़ है, कार्पेल्स और पिस्टल। इन्होंने लिखा है कैपेल्स, हालांकि इसको लिखना चाहिए था कार्पेल्स। ठीक है, तो कार्पेल्स इसका सही जवाब होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर का क्या होगा? कार्पेल कह सकते हो, या इसी को कह सकते हो पिस्टल, या इसी को कह सकते हो गाइनोसियम। बात समझ में आई? तीनों ऑप्शन इसके सही होते, तो डी ऑप्शन इस हिसाब से सही हो जाएगा। मेंडल इज अ फेमस फॉर, मेंडल ने क्या दिया था? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें कुछ सोचना नहीं। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया था ब्लैकमैन ने, किसने दिया था? ब्लैकमैन ने 1905 में। थ्योरी ऑफ म्यूटेशन किसने दी थी? ह्यूगो डिब्रीज ने दी थी 1903 में, ह्यूगो डिब्रीज ने। पेनिसिलिन खोजा था किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा? पेनिसिलिन खोजा था। इन इंडिया फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन मेज वी यूज, भैया मक्के का हाइब्रिड बनाने के लिए कौन सी टेक्निक यूज करते हैं? CGMS साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, या GMS जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, या सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, या डीटेसलिंग। आपको पता है भैया हम लोग इसमें से क्या यूज करते हैं? डीटेसलिंग। क्या करते हैं हम लोग? जो मक्का होता है, मक्का होता है प्रोटेंडरी। क्या होता है? प्रोटेंडरी। बात समझ में? प्रोटेंडरी का अभी बताए थे, हेटेरोगैमी में 2 प्रकार, प्रोटेंडरी, पोटोगाइनी। एंड्री मतलब एंड्रोसियम, प्रो मतलब पहले, पहले एंड्रोसियम इसमें मैच्योर हो जाएगा, यानी पहले एंड्रोसियम यानी पहले मेल पार्ट मैच्योर हो जाएगा। और मक्के में मेल पार्ट को बोलते हैं टेसल। क्या बोलते हैं मक्के मेल पार्ट को? टेसल। ठीक है, तो इस टेसल को हम क्या करेंगे? काट के हटा देंगे। ठीक, काट के हटा देंगे। अब उसके बाद इनका फीमेल पार्ट निकलेगा जिसे बोलते हैं सिल्क। अब ये फीमेल पार्ट जब सिल्क निकला तो हम उसके बाद जो है इसका जिससे चाहे हाइब्रिड सीड बना सकते हैं, दूसरे मक्के का टेसल ला के उससे फर्टिलाइजेशन करवा के हम लोग हाइब्रिड तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हमको किसी भी मेल स्टेरिलिटी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं? मक्के में हम लोग डीटेसलिंग करते हैं। बात समझ में आई? डीटेसलिंग क्या है? टेसल को हटाना। टेसल क्या है? मक्के का मेल प्लांट, मेल पार्ट। ठीक है, मक्के के फ्लावर का मेल पार्ट। ठीक है, आगे बात करते हैं। इन सोरघम सोमैटिक क्रोमोसोम हैव नंबर 20। कह रहा है भैया सोरघम यानी ज्वार में 2n बराबर 20 है, तो इसके क्रोमोसोम नंबर इंडोस्पर्म में कितने होंगे? तो ये क्वेश्चन भैया कई बार पूछा गया है। तो इंडोस्पर्म में भैया पहले जान लो होते कितने गुणसूत्र हैं? 3n होते हैं, 3n होते हैं। हमने कहा 2n बराबर है 20, यानी n बराबर क्या होगा? 10। n बराबर होगा 10, तो 3n बराबर क्या होगा? 10 गुणे 3 यानी 30 हमारा हो जाएगा एंडोस्पर्म में क्रोमोसोम। याद रखना इंडोस्पर्म में कितने n? 3n। ठीक है, और 2n बराबर होता क्रोमोसोम 20 है, तो 3n कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ओके, द हैप्लॉइड फेज इन प्लांट इज कॉल्ड, भैया हैप्लॉइड फेज इन प्लांट क्या कहलाता है? स्पोरोफाइट, जाइगोट, गैमेटोफाइट। देखो स्पोर जो बनते हैं स्पोरोफाइट में वो बनते हैं 2n, जाइगोट जो बनता है ये भी बनता है 2n, गैमीट जो बनता है भैया वो बनता है n, यानी वही हमारा क्या है? हैप्लॉइड है, तो गैमेटोफाइट हमारा हैप्लॉइड होगा।
बात समझ में आई। इसके बाद बाई रेडियो एक्टिव कार्बन मेथड द एज ऑफ फॉसाइल कैन बी डिटरमाइंड अप टू। देखो रेडियो एक्टिव कार्बन मेथड में रेडियो एक्टिव जब तकनीक यूज करते हैं तो इसमें हम लोग लगभग 20,000 साल तक का जो है 20,000 साल तक का हम लोग पता लगा सकते हैं कि इस जो जीवाश्म में इसकी एज क्या होगी। यानी कोई सड़ी गली चीज़ हमको मिली, उस पर हम रेडियो एक्टिव तकनीक का यूज किए तो हमको 20,000 साल तक का पता चल जाएगा। अगर वो 20,000 से ज़्यादा पुरानी होगी तब हम उसको पता नहीं लगा पाएंगे। ठीक, इसके बाद दूसरा हमारी एक तकनीक होती है कार्बन 14 डेटिंग। कार्बन 14 डेटिंग से हम लोग लगभग 75,000 साल तक पुरानी वस्तु का पता लगा सकते हैं जीवाश्म का। इसके बाद भी एक होती है और टेक्निक कोबाल्ट 40। कोबाल्ट 40 एक टेक्निक होती है, उससे हम लोग लगभग 1.5 बिलियन ईयर्स पुरानी चीज़ का पता लगा सकते हैं कि ये कितनी पुरानी है। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं। गुजिया वीवेल हमारा एक पेस्ट है। ये पेस्ट किस फसल में लगता है आपको बताना है। तो गुजिया वीवेल भैया फेमस पेस्ट है किसका, व्हीट का। ठीक है, गुजिया वीवेल किस में लगता है, गेहूं में लगता है। इसके बाद नाइट्रोजन इज अप्लाइड इनटू द ट्रांसप्लांट राइस इन द प्रोपोर्शन ऑफ। नाइट्रोजन का जो हमारा ट्रांसप्लांटिंग हम लोग करते हैं राइस की, कब करते हैं भैया, ये पूछ रहा है कि 50% डाल दें हम लोग बेसल पे और टिलरिंग पे कुछ ना डालें, 50% इमरजेंस पे डाल दें, यानी जब उग जाए। ये कह रहे हैं कि बेसल पे यानी जब बुआई कर रहे हैं तब एकदम न डालें, उसके बाद 50% टिलरिंग पे निकल पे डाल दें, 25% बेसल पे, 50-25 इस पे डाल दें। तो भैया ये एक को ऑप्शन सही नहीं है। देखो हम लोग क्या करते हैं, जब बुआई करते हैं धान की तो 50% नाइट्रोजन देते हैं, उसके बाद जब उसमें किल्ले निकलने शुरू होते हैं तो 25% नाइट्रोजन देते हैं, उसके बाद जब पेनिकल फॉर्मेशन हो जाता है तब 25% नाइट्रोजन देते हैं। इसका मतलब 50-25-25 के एवरेज से हम लोग देते हैं, तो ये डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप, फील्ड क्रॉप एंड ट्री स्पीसीज इज कॉल्ड। बात समझो, एग्रो फॉरेस्ट्री, सिल्वी पास्टोरल सिस्टम, मल्टीपर्पज फॉरेस्ट ट्री प्लांटेशन, नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज को पहले एलिमिनेट कर लो। अब ये कह रहा है सिल्वी पास्टोरल। सिल्वी पास्टोरल में कोई ना कोई फसल ऐसी हमको उगानी चाहिए। पास्टोरल का मतलब जहाँ भी पास्टोरल लिख के आ जाए। देखो सिल्वी का मतलब है क्या, पेड़ लगा रहे हैं। पास्चुरल मतलब कहीं ना कहीं पशुपालन से संबंधित, यानी चारा हम लोग उगा रहे होते। तो इसमें कहीं भी फॉडर का नाम नहीं आया है, इसका मतलब सिल्वी पास्चुरल भी नहीं होगा। मल्टी फॉरेस्ट ट्री प्लांटेशन, भैया मल्टी फॉरेस्ट ट्री प्लांटेशन भी ये नहीं, ये क्या है, हॉर्टिकल्चर, फील्ड क्रॉप और ट्री स्पीसीज तीनों अगर हम उगा रहे हैं तो इसे हम किस में रख सकते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री में ही रख सकते हैं। ये बड़ी सब्जेक्ट है और ये सारे जो है एग्रो फॉरेस्ट्री के ही पार्ट हैं। ठीक, बात समझ में आई। ठीक है, अब फोटोसिंथेटिक यूनिट कंसिस्ट, कह रहा फोटोसिंथेटिक यूनिट में कितने क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हार्वेस्ट होते हैं लाइट के। तो भैया ये हमारा इसका सही जवाब है 1000 लाइट हार्वेस्ट, या 800 या 200 या 400। तो इसका सही जवाब है भैया 200 लाइट हार्वेस्ट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो है इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेटिक यूनिट, इसे बोलते हैं 200 लाइट हार्वेस्टिंग क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। ठीक, यानी 200 मॉलिक्यूल चाहिए किसके, क्लोरोफिल के, जो लाइट को हार्वेस्ट करें। ऑल फ्रूट्स आर जनरल इन नेचर, ज़्यादातर फल हम खाते हैं उनको खट्टे लगते हैं, हल्का सा खट्टे लगते हैं, इसका मतलब वो क्या होंगे, हल्का सा एसिडिक ही होंगे। ठीक है, इसके बाद कह रहा अल्टरनेरिया ब्लाइट डिजीज कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल्ड बाय। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया है, आप लोग को ये बहुत ज़्यादा टफ लग सकता है, लेकिन बात को समझो। हम लोग ब्लाइट में कौन से फंजीसाइड का यूज करते हैं, ब्लाइट में हम लोग यूज करते हैं कार्बोनेटेड फंजीसाइड का। किसका यूज करते हैं, कार्बोनेटेड। BHC और एल्ड्री हमारे कैसे हैं, क्लोरीनेटेड हैं, तो इनका यूज़ तो हम लोग करेंगे नहीं। ऑल ऑफ अबव तो हो नहीं सकता, लेकिन हाँ अल्टरनेरिया ब्लाइट चूँकि सीड बॉर्न है इसलिए इसका यूज हम ट्रीटिंग सीड विद हॉट वाटर कर सकते हैं, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, इसके बाद एन एंजाइम्ड फॉर्म विद इन द सेल एंड नॉट एक्सक्रीटेड इनटू द मीडियम इज कॉल्ड। भैया सेल के अंदर बना और मीडियम में उसको इंट्रासेलुलर ही रहा, उसको बाहर निकाला ही नहीं गया। जब बाहर नहीं निकाले हो तो उसे बोलेंगे इंडो। अगर सेल में बनता और काम बाहर करता तो उसे बोलते एक्सो। सिंपल है। अराइकिस हाइपोजिया किसका साइंटिफिक नेम, ग्राउंड नट का है, ऑब्वियस सी बात है। ऑक्सिन क्या है, ऑक्सिन इज ए हार्मोन। भैया ठीक है, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन। ऑक्सिन को क्या बोलते हैं, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन, तो ग्रोथ को बढ़ाने वाला हार्मोन है। एवरेज गेस्टेशन पीरियड ऑफ काऊ बता दो भैया, 261, 296, 282, 310। फटाक से मार दो भैया बी ऑप्शन पे 282।
बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस, BLB किसके द्वारा होता है? ज़ैंथोमोनास, इरविनिया, स्यूडोमोनास या बैसिलस? बता दो भैया। ज़ैंथोमोनास ओराइजी, ज़ैंथोमोनास ओराइजी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है ना, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद बता दो ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट। रस्ट ऑफ व्हीट बहुत पूछा जाता है, तीनों याद करके जाना भैया। बता चुके हैं आपको, रस्ट 3 है। कौन कौन सा है? ब्राउन है, ब्लैक है और कौन सा है? येलो है। तो ब्राउन है रिकॉर्डाटा, ब्लैक है ग्रैमिनिस्ट्रिटसाई, पक्सीनिया ग्रैमिनिस्ट्रिटसाई, और भैया हमारा येलो रस्ट या इसी को बोलते हैं स्ट्रिप रस्ट। स्ट्रिप मतलब धारियों पे पीला पीला हो जाएगा, स्ट्रिप रस्ट, इसे बोलते हैं स्ट्रिफॉर्मिस। ठीक, बात समझ में आई? पक्सीनिया रिकॉर्डाटा इस हिसाब से पहला सही हो जाएगा। इसमें आर बस थोड़ा सा मिट गया है, तो रिकॉर्डेटा आप पढ़ लो तुम इसको। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्राउन रस्ट, पक्सीनिया रिकॉर्डेटा। कैटल सीमन इज फ्रोजन स्टोर्ड लॉन्ग पीरियड इन द लिक्विड नाइट्रोजन। देखो इतनी कहानी समझने की जरूरत है ही नहीं। लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर कितना होता है? -196 डिग्री सेल्सियस होता है। तो भैया हो गए -196 डिग्री सेल्सियस। केमिकल फार्मूला ऑफ सिंगल सुपर फास्फेट, ये क्वेश्चन भैया बहुत घुमा के पूछा है, हालत आप लोग की खराब हो जानी है। देखो अपने जो बुक देखें आप लोग, SR कांतवा वाली, सेम क्वेश्चन लिखा है, लेकिन उसमें ऑप्शन इसका माना है सही A। लेकिन आप लोग हमको बताइए कि CaH2PO4 का होल ट्वाइस में कहीं भी आपको सल्फर नज़र आ रहा है? सिंगल सुपर फास्फेट में तो सल्फर भी होता है। तो भैया सिंगल सुपर फास्फेट में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर। तीनों हमको लास्ट वाले के अलावा किसी में दिख ही नहीं रहे, तो इस हिसाब से हमारा लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर सुपर फास्फेट पूछा होता तो CaH2PO4 सही होता। सिंगल सुपर फास्फेट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सुपर फास्फेट में हम लोग क्या मिला देते हैं? जिप्सम, यानी CaSO4 × H2O। तो सुपर फास्फेट में जिप्सम मिलाने से सिंगल सुपर फास्फेट बना, सल्फर भी पूरा हुआ, कैल्शियम भी पूरा हुआ, फास्फोरस भी पूरा हुआ। तो डी ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। अगर इस वाले क्वेश्चन में किसी को कन्फ्यूजन हो तो हमको भैया, अगर आपको लगे कि पहला ऑप्शन सही होगा तो तर्क के साथ आप हमको कमेंट पे बता सकते हैं या पर्सनली आप हमको बता सकते हैं। ठीक है, हमने जहाँ तक इसको समझाया इसका डी ऑप्शन ही हमको सही लग रहा है। क्लोरोफिल ए में ज़्यादातर क्या पाया जाता है? ब्लू ग्रीन कलर। क्लोरोफिल ए में ब्लू ग्रीन पाया जाता है, ऑब्वियस सी बात, पहला सही है। येलो कलर्ड फ्रूट एंड वेजिटेबल आर रिच सोर्स ऑफ, पीला पीला आम है, पीला पीला पपीता है, सब किससे सोर्स हैं? विटामिन ए के सोर्स हैं। पीले का मतलब है कैरोटीन, पीले का मतलब है कैरोटीन, पीले का मतलब है ज़्यादा एंथ्रोसाइनिन। कैरोटीन वगैरह जितने भी तत्व ये हमको दिख रहे हैं सब में विटामिन ए पाया जाता है, तो इसका मतलब विटामिन ए पीले फलों में पाया जाता है। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सबमर्ज्ड सॉइल इज कैरिड आउट बाई, ये कह रहा है भैया जो ऑर्गेनिक मैटर है डिकम्पोजिशन इसका किसके द्वारा होता है सबमर्ज्ड सॉइल में? तो भैया सबमर्ज्ड सॉइल हो और चाहे जौन सॉइल हो, इसमें हम लोग करवाएंगे किससे? बैक्टीरिया से। ठीक, इसके बाद अमेरिकन कॉटन शुड बी नॉर्मली प्लांटेड इन द डिस्टेंस ऑफ, अमेरिकन कॉटन में भैया डिस्टेंस कितनी होती है? तो ये तो रटने वाला क्वेश्चन है, 60 × 45 होती है भैया अमेरिकन कॉटन में। ये एग्रोनॉमी के क्वेश्चन तो रटने पड़ेंगे, इसका कोई ट्रिक तो हम दे नहीं सकते आपको कि याद कर लें आप लोग। अवेलेबिलिटी ऑफ फास्फोरस इज मैक्सिमम ऑफ पीएच, बहुत धांसू क्वेश्चन है भैया। न्यूट्रल में या एसिडिक में या एल्कली में या ऑल ऑफ अबव, फास्फोरस कहाँ ज़्यादा पाया जाएगा भैया? तो फास्फोरस हमारा कहाँ ज़्यादा पाया जाता है? एल्कली सॉइल में ज़्यादा पाया जाता है, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। एजोटोबैक्टर स्पीशीज फिक्स नाइट्रोजन, तुमको बताना है एज सिम्बियोटिक ऑन शुगर केन, एज सिम्बियोट्स ऑन राइस, एज सिम्बियोट्स ऑन लेग्यूम और इन द फ्री सॉइल। अब आप लोग मार देंगे इसमें पहला ऑप्शन, क्योंकि आपने देखा एजोटोबैक्टर कहाँ कहाँ लगता है? व्हीट में, और लगता है कहाँ कहाँ? शुगर केन में हम लोग यूज करते हैं, व्हीट और शुगर केन में। आपने देखा, मार दिया, लेकिन आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। काहे भैया गलत हो जाएगा? काहे कि जो एजोटोबैक्टर है, पहली बात तो ये नॉन सिम्बियोटिक है। कैसा है? नॉन सिम्बियोटिक है। ठीक, दूसरी बात क्या है? तो सिम्बियोटिक वाले 3 ऑप्शन पहले ही खत्म हो गए। एजोटोबैक्टर हमारा नॉन सिम्बियोटिक है,
फ्री बैक्टीरिया है, फ्री सॉयल बैक्टीरिया है, या इसी को बोलते हैं नॉन सिम्बियोटिक, या इसी को बोलते हैं फ्री सॉयल। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और देखो बायो फर्टिलाइजर के क्वेश्चन हमेशा आते हैं भैया, याद रखना। तो सिम्बियोटिक कौन सा है आप पूछेंगे। सिम्बियोटिक तो भैया हमारा होता है राइजोबियम, इकलौता राइजोबियम हमारा सिम्बियोटिक है, तो सिम्बियोटिक है राइजोबियम। दूसरी अगर बात कर लें हम लोग नॉन सिम्बियोटिक में कौन कौन से हमारे हैं, तो नॉन सिम्बियोटिक में होते हैं दो प्रकार के। जो नॉन सिम्बियोटिक बैक्टीरिया हैं ये हैं दो प्रकार के। एक तो होते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जिन्हें बोलते हैं एरोबिक, एक होता है ऑक्सीजन जहां एब्सेंट हो एनएरोबिक। तो ऑक्सीजन प्रेजेंट वाले में कौन सा हमारा आता है, एजोटोबैक्टर आता है, एजोस्पाइरिलम आता है। ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो उसमें कौन सा आता है, तो उसमें आता हमारा क्लास्ट्रीडियम। बात समझ में आई। एजोटोबैक्टर किस में यूज होता है, तो ये भी जान लो शुगर केन और व्हीट में। एजोला हमारा एक्वेटिक फर्न है राइस में, और राइस में दूसरा कौन सा हो सकता है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी हो सकता है। ठीक, लेग्यूम्स में आपको पता ही है राइजोबियम होता है। ठीक, और हमारा जो एजोस्पाइरिलम है, एजोस्पाइरिलम किस में होता है, वो होता है ज्वार में, हमारे सोरघम में। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, आपको एक साथ बता दिए। हाउ मैनी इरिगेशन रिक्वायर इन व्हीट, तो आपको पता है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, CRI पे एक सिंचाई कर देते हैं, फिर हम लोग टिलरिंग पे एक सिंचाई कर देते हैं। ठीक, फिर हम लोग कर देते हैं लीफ ज्वाइंटिंग पे एक सिंचाई, फिर हम लोग कर देते हैं फ्लावरिंग पे एक सिंचाई, फिर हम लोग कर देते हैं मिल्किंग पे एक सिंचाई, फिर दाना के कठोर होते समय यानी डफ स्टेज पे एक सिंचाई। तो 6 सिंचाई टोटल हम लोग करते हैं, कर सकते हैं, मैक्सिमम 6 ही होती हैं। तो हाउ मैनी इरिगेशन, 6 इरिगेशन गेहूँ में। हम लोग आपको याद कराए थे जब फार्मूले से याद करवा रहे थे, तो आपको बताए थे ये फार्मूला याद कर लो, कट लफ मड, CRI टिलरिंग, लेट ज्वाइंटिंग, फ्लावरिंग, मिल्किंग एंड डफ स्टेज। कटलफ मड याद कर लो, 6 सिंचाई हैं। इसके बाद नेम द मोड ऑफ लीचिंग, तो भैया देखो परकोलेशन का मतलब क्या होता है, परकोलेशन यानी डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सॉइल। इन्फिल्ट्रेशन और परकोलेशन की परिभाषा में बहुत जरा सा अंतर है, बहुत जरा सा अंतर है। लोग इसको एक ही बता के भैया निपटा रहे हैं आजकल। ठीक है, आपको अगर कॉन्सेप्ट समझना है तो ये समझो, ये मिट्टी है, ये इसके नीचे मिट्टी है। ठीक, अब मान लो नीला नीला पानी जो है, अब ये पानी इसकी सतह पे इसे भरा हुआ है, बात समझ में आई। अब ये पानी सतह से नीचे ऐसे एंट्री मारा, जैसे ये एंट्री मारा यानी सतह के अंदर घुसा, यानी सतह के ऊपर था अंदर गया, इस प्रक्रिया को बोलेंगे जैसे इनटू द सॉइल, यानी एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सॉइल, या डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द अपर लेयर ऑफ सॉइल। बात समझे, अपर लेयर से नीचे गया, उसे बोलेंगे क्या, इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन यानी एंट्री हो रही है। ठीक, इसके बाद अब मान लो दूसरी प्रक्रिया पे आते हैं हम लोग। अब मान लो इन्फिल्ट्रेशन हो चुका है, इन्फिल्ट्रेशन होने के बाद पानी जो है कहाँ भरा हुआ है, यहाँ भरा हुआ है। अब यहाँ से और नीचे अगर पानी जाए, यानी डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सॉइल, इनटू द सॉइल यानी सॉइल के अंदर तो पहले से है और अंदर जा रहा है, तो इसे बोलते हैं परकोलेशन। बात समझ में ही, अंतर भैया क्लियर रखना। एंट्री हो रही है ऊपर की सतह से पानी की, इन्फिल्ट्रेशन है। पानी अंदर पहले से भरा है तो वो क्या है, परकोलेशन है, और अंदर जा रहा तो परकोलेशन है। अब पूछते हैं आपसे, क्या क्वेश्चन कैसे बना देते हैं, सैचुरेटेड सॉइल में क्या होगा। सैचुरेटेड सॉइल यानी पानी अंदर भरा हुआ है, परकोलेशन होगा। अनसैचुरेटेड सॉइल में क्या होगा, इन्फिल्ट्रेशन होगा। पानी ऊपर भरा है तभी तो नीचे सैचुरेशन नहीं पूरा हुआ है। सैचुरेशन का मतलब है जितना जगह थी पूरे में पानी 100% भर गया, जितने छेद थे मिट्टी के अंदर सब पानी से फुल हो गए, यानी मिट्टी सैचुरेट हो गई, संतृप्त हो गई। संतृप्त हो गई तो पानी नीचे भेज देगी, ऊपर को लेसन हो जाएगा। तो इनमें से किसी को हम लीचिंग नहीं बोलते। लीचिंग किसे बोलते हैं, लीचिंग बोलते हैं भैया लेटरल मूवमेंट ऑफ वाटर हो, यानी इधर उधर पानी जो है नालियों से इधर उधर पानी बह के चला जाए, इसको बोलते हैं लीचिंग। और इसके साथ में केमिकल वगैरह भी चले जाएं, इसको हम लोग रन ऑफ भी कह सकते हैं। रन ऑफ और लीचिंग एक ही चीज़ होती है, इसलिए भैया रन ऑफ वाटर जो है और लीचिंग वाटर ये सही हो जाएगा हमारा। बात समझ में आई। रिकवरी ऑफ शुगर इन द शुगर कैन ये लगभग 8 से 10 होती है। द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ सीड जर्मिनेट इन खरीफ सीजन, खरीफ में जो हम लोग भैया सीड जर्मिनेट करवा रहे हैं वो उसके लिए टेम्परेचर खरीफ में हल्की सी गर्मी होनी चाहिए, नहीं लगभग 25 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस। इसका ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन इसका इस हिसाब से सही हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद बता दो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा इसमें से सही है। प्रिंसिपल ऑफ एग्री सिल्वीकल्चर इज सिमिलर टू इंटरक्रॉपिंग,
एग्री सिल्वीकल्चर क्या है, इनके कहने का मतलब पूरा क्वेश्चन में यही है, एग्री सिल्वीकल्चर क्या है। इंटरक्रॉपिंग है, इंटेंसिव क्रॉपिंग है, डबल क्रॉपिंग है या मोनोक्रॉपिंग है। मोनोक्रॉपिंग हो नहीं सकता, एक फसल लगातार उगाना मोनोक्रॉपिंग होता है। डबल क्रॉपिंग यानी साल में 2 फसल लेना हो नहीं सकता। इंटेंसिव क्रॉपिंग यानी एक साथ में हम लोग एक खेत में कई सारी फसलें घनी घनी ले लें, ये भी नहीं है। तो हमारा एग्री सिल्वीकल्चर क्या है, इंटरक्रॉपिंग है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एग्री यानी कोई ना कोई फसल लगा रहे हैं, सिल्वीकल्चर यानी पेड़ों के बीच, यानी ये लंबे लंबे पेड़ लगे हुए हैं, इनके बीच में हम लोग कोई ना कोई अपनी अनाज वाली फसल या कोई फसल लगा दिए, इसे बोलेंगे इंटरक्रॉपिंग। ऑब्वियस सी बात है। एसेप्सिस क्या होता है, अच्छा सेप्टिक समझते हो, सेप्टिक, सेप्टिक का मतलब होता है कि भैया आप कहते हैं ना एंटीसेप्टिक ले लो। एंटीसेप्टिक मतलब क्या है, आपके अंदर कोई घाव हो गया है तो एंटीसेप्टिक आप ले लेंगे तो उस घाव में बैक्टीरिया वगैरह नहीं ग्रो करेंगे, इससे घाव फैलेगा नहीं, नासूर नहीं बनेगा, यही होता ना। तो सेप्टिक का मतलब जब वो होता है तो एसेप्सिस का मतलब जानते हो क्या होता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया वगैरह जो है जैसे ही एक्सक्लूजन हो, उसका शुरुआत हो उसकी, उसे बोलेंगे एसेप्सिस। एक्सक्लूजन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एसेप्सिस। बात समझ में आई, आगे बात करते हैं हम लोग। अब देखो ये हमारे कुछ क्वेश्चन जीएस के डाल दिए। व्हिच सिटी ऑफ हरियाणा नोन एज सिटी ऑफ वीवर्स, किसको भैया बोलते हैं, पानीपत को बोलते हैं, युद्धों का और ये सब चीज़ का जो है पानीपत को बोलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग किंग वाज थानेश्वर सिटी ऑफ हरियाणा कैपिटल, कौन सा राजा था भैया जिसने थानेश्वर को हरियाणा की राजधानी बना दिया था, हर्षवर्धन ने बनाया था। व्हिच वाज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन, आदमी ने सबसे पहले कौन सी धातु यूज की थी, तो कॉपर यूज की थी सबसे पहले। आर्य कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे। मीनिंग ऑफ द बुद्धा, बुद्धा का मतलब होता है भैया जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो, यानी द इनलाइटेंड वन, सी ऑप्शन हो जाएगा। व्हिच प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम स्पिन ऑन इट एक्सिस एज फास्टेस्ट रेट, सबसे तेज अपने अक्ष पे कौन सा ग्रह घूमता है, तो सबसे तेज कौन सा घूमता है भैया, शुक्र भगवान घूमते हैं, नहीं जुपिटर, सी ऑप्शन हो जाएगा। द प्लैनेट आर केप्ट इन मोशन इन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्बिट बाई, कह रहे जो प्लैनेट्स हैं, जो ग्रह हैं, ये सूर्य का चक्कर अपनी ऑर्बिट पे लगाते हैं, यानी ये भैया सूर्य है बीच में और ये पृथ्वी अपनी ऑर्बिट पर इसे सूर्य का चक्कर लगाती है, यहाँ से यहाँ इसे घूम के आ जाती है। क्यों घूम के आ जाती है, तो भैया ग्रेविटेशन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये घूम के चली आती है, सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। सी टाइड सो वेरिएशन बिकॉज ऑफ, ये कह रहे हैं कि भैया जो टिड्स आते हैं, टिड्स मतलब ज्वार भाटा समझते हैं ना, समुद्र की लहर ऐसे उछाल और गिरना, उठना ज्वार है, नीचे गिरना भाटा है। तो भैया जो समुद्र में ऐसे ज्वार भाटे आते हैं, क्यों आते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो होता है इसका ग्रेविटेशनल पुल जो है कम घटता बढ़ता रहता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक होता है तब ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा तेज होता है, तो वहाँ पर क्या होगा, ज्वार आएगा। जब चंद्रमा पृथ्वी के पीछे पहुँच जाता है तो ग्रेविटेशनल पुल डाउन हो जाता है। ठीक है, तो भैया ये हमारा ए ऑप्शन, वेरिएशन इन द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। विंड एंड एयर करंट में क्या अंतर है भैया, देखो विंड जो हमारी हवा जिसे बोलते हैं ये हॉरिजॉन्टल होती है, विंड ऐसे चलती है, और एयर करंट ऐसे चलते हैं वर्टिकल। ठीक है, तो विंड्स आर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट एंड एयर व्हाइल एयर करंट इज अ वर्टिकल मूवमेंट, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। विंड हॉरिजॉन्टल है, एयर करंट वर्टिकल है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब बनी थी, यानी संविधान सभा कब बनी थी, 1946 में संविधान सभा बनाई गई थी। इसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा में जो जुलाई 1946 में बनाई गई थी, देखो पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ खुदे डाल दिया है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहाँ बनाई गई, कब बनाई गई थी, जुलाई 1946 में। ठीक है, यहाँ पूछा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब बनी थी। ठीक है, तो क्वेश्चन तो नीचे आंसर दिए 46, ऊपर मार दो सीधे देख के। तो कौन उसका मेंबर नहीं था, तो महात्मा गांधी भैया उससे पहले ही जो राजनीति संन्यास ले चुके थे, तो महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सदस्य नहीं थे। इफ एन इंडियन सिटीजन is denied a public office because of his religion, which the following fundamental right is denied to him, कहने का मतलब कह रहा भैया मान लो आपके जाति धर्म को देखकर आपको किसी नौकरी में ना रखा जाए, किसी नौकरी से निकाल दिया जाए, तो आपके साथ कौन से जो आपका अधिकार था, फंडामेंटल राइट था, किसका उल्लंघन हुआ है, तो भैया राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का आपका उल्लंघन हो गया। ठीक है, इसके बाद द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई,
पंचवर्षीय योजना कौन लेके आया था? सबसे पहले भैया जवाहरलाल नेहरू ही लेके आ गए थे, जवाहरलाल नेहरू, सही बात है। इसके बाद इंडिया में किस प्रकार की इकोनॉमी है? आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब हमारे यहाँ क्या है भैया? पहली बात तो सोशलिस्टिक है और दूसरी बात क्या है? पूंजीवादी। हमने दोनों का समन्वय यूज किया, यानी हम क्या कहते हैं, पैसा भी कमाओ और कल्याण भी करो। सोशलिस्टिक यानी कल्याण करना और पूंजीवादी यानी पैसा बनाना। तो पैसा कमाओ, कल्याण करो, दोनों काम करने के लिए मिक्स्ड इकोनॉमी हमने बना ली, ठीक है। इसके बाद एनडीसी जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाई गई थी, इसको कहाँ से तक शक्तियाँ मिलती हैं? प्लानिंग कमीशन नहीं तो एनडीसी शक्तियाँ लेता था, तो प्लानिंग कमीशन से एनडीसी शक्तियाँ मिलती हैं, ठीक है। इसके बाद द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट पर्ल आर, कह रहा है जो मोती होता है वो किससे मिलके बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट मोती बना होता है। ऑब्वियस सी बात है भैया, मोती किससे बना है? कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर से और मैग्नीशियम कार्बोनेट से। दैट एलिमेंट फाउंड इन द सर्फेस ऑफ मून, चंद्रमा की सतह पे एक भैया तत्व पाया गया, कौन सा? टाइटेनियम पाया गया था। इसके बाद द 5 इंटरविंग्ड रिंग ऑन द सर्कल ऑफ ओलंपिक, भैया ये कह रहा है जो 5 ओलंपिक में रिंग्स पाई जाती हैं वो किस रंग की होती हैं? आपको बना के दिखा देते हैं कैसा होता है। ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे और ऐसे। अब मिला लो रिंग्स, समझ गए? तो पहला ब्लू होगा, फिर येलो, फिर ब्लैक, फिर ग्रीन, फिर रेड, ऐसा हमको दिखाई देता है, ब्लू ग्रीन ब्लू येलो। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ब्लू येलो ब्लैक ग्रीन रेड, ठीक है। इसके बाद इन द बेसबॉल द 2 अपोजिंग टीम, 9 प्लेयर होते हैं बेसबॉल में, छोड़ दो। वर्ल्ड बैंक क्या करती है भैया? वर्ल्ड बैंक भैया लोन देती है, डेवलपिंग कंट्रीज को लोन देती है जिससे वो अपना विकास कर पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाए, ठीक है, इन सब के लिए। तो डी ऑप्शन द गिव एड टू द डेवलपिंग कंट्रीज, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम द सन टू द मून टेक प्लेस बाई, ट्रांसफर ऑफ सन एनर्जी किस फॉर्म में होगा? क्वेश्चन पूछ रहा है रेडिएशन में होगा, रेडिएशन कंडक्टिव में होगा, रेडिएशन कन्वेक्शन में होगा, रेडिएशन कंडक्शन कन्वेक्शन तीनों में होगा। बेस बात को समझो, सूर्य से चंद्रमा तक कोई भी जो है ऐसा तो है नहीं कि इन्वायरमेंट है, क्या है वहाँ पर? कुछ नहीं, कुछ नहीं, क्या बोलते हैं हम लोग? निर्वात है। और निर्वात में तरंग का एक ही प्रकार सिर्फ गमन कर सकता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? रेडिएशन। रेडिएशन ही एक प्रकार है जो तरंग जो है कोई भी वेव, रेडिएशन वेव ही जो है वेव ही क्या कर सकती है? मूव कर सकती है। इसीलिए इसमें क्या होगा? चंद्रमा से सूर्य तक, सूर्य से चंद्रमा तक जो प्रकाश आता है, एनर्जी आती है, किस फॉर्म में आएगी? ओनली रेडिएशन में आएगी, ठीक है। तो सूर्य से जो है कैसे आएगी रेडिएशन? रेडिएशन फॉर्म में आएगी, मतलब हीट एनर्जी कैसे आएगी? रेडिएशन फॉर्म में आएगी। इसके बाद पूछ रहा है द ब्लू कलर ऑफ द वाटर इन द सी इज ड्यू टू, जो नीला रंग होता है समुद्र का क्यों होता है? रिफ्लेक्शन, स्कार्टिंग ऑफ लाइट होता है। देखो मेन चीज़ तो होता है स्कार्टिंग, स्कार्टिंग यानी टूट जाना, बिखर जाना। तो बिखरने के कारण क्या होता है? ब्लू कलर ही हमारा जो है दिखाई देता है। ब्लू कलर की स्कार्टिंग होती क्यों है? क्योंकि भैया समुद्र जो होता है, समुद्र पे जब लाइट पड़ती तो उसके कारण स्कार्टिंग हो जाती है। तो समुद्र में वाटर इन द सी कैसा हमको दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ ब्लू स्काई बाई सी वाटर एंड स्कार्टिंग ऑफ ब्लू लाइट बाई वाटर मॉलिक्यूल। ब्लू कलर ऑफ द वाटर इन द सी क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ब्लू लाइट का ही वो क्या करते हैं? स्कार्टिंग करते हैं, उसी को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, हम लोग पढ़ें ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, यानी जितने भी एंजाइम हैं वो प्रोटीन तो हैं ही हैं, यानी पहला ऑप्शन सही है। लेकिन ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, सारी प्रोटीन्स एंजाइम नहीं, कुछ प्रोटीन ऐसी भी है जो एंजाइम नहीं है। ऑब्वियसली बात, तो पहला सही है। नोबेल प्राइज़ कहाँ दिए जाते हैं? स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। स्टॉकहोम समझते हो ना? स्टॉकहोम स्वीडन में, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, वहाँ जो है नोबेल प्राइज़ बांटे जाते हैं। किन्नो किसका क्रॉस है? किंग एंड विलो लीफ का क्रॉस है। किन्नो मैंडारिन होता है, ये किसका क्रॉस होता है? किंग और विलो लीफ का क्रॉस होता है। इसके बाद पाल्मेटिक एंड ओलिक एसिड आर प्रोमिनेंट फैटी एसिड इन द इंसेक्ट एंड कंप्राइज, लगभग 60% जो है टोटल फैटी एसिड का पाल्मेटिक और एनोलिक एसिड पाया जाता है। एवरेज लोकस्ट स्वार्म लगभग 10 किलोमीटर स्क्वायर की एवरेज स्वार्म लेते हैं। भैया एरिया कितना कवर कर लेते हैं? 10 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया कवर करके जो है लोकस्ट उड़ती है। व्हिच ग्रुप ऑफ इंसेक्टिसाइड इज कार्सिनोजेनिक? भैया जो ऑर्गेनोफॉस्फेट होते हैं वो हमारे क्या करते हैं? कैंसर को बढ़ावा देते हैं। कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है कैंसर को बढ़ावा देना। कौन सा इंसेक्टिसाइड? ऑर्गेनोफॉस्फेट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंजाइज
प्रेडेसियस और निमेटोड। कह रहा कौन सा इसमें फंजाइक वैरायटी है जो प्रेडेसियस होती है निमेटोड पे, कौन सी इसमें से, डैक्टिटेरिया। डैक्टिटेरिया स्पीसीज जो हमारी क्या है, प्रेडेसियस होती है निमेटोड के प्रति। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेस्ट ऑफ पैडी, कह रहे इसमें से कौन सा पैडी का कीड़ा नहीं है और पेस्ट नहीं है। ट्राइपोराइजा इंसर्टिलस है, ठीक है। निफोटेटिक्स निफोटेटिक्स वेरिसेंस है, निफोटेटिक्स निग्रोपिक्टा है, सारे उसमें पाए जाते हैं। नीलोपरवाटा ल्यूगेंस भी पाया जाता है, ब्राउन प्लांट हॉपर ही है ये, ठीक है। इसके अलावा लैम्पियट्स बोइटिकस जो होता है इसको हम बोलते हैं ये हमारा पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं पॉड फ्लाई या येलो पॉड फ्लाई, इस टाइप का कुछ इसको बोलते हैं। तो ये हमारा दालों में लगता है, जो ये लैम्पियट्स बोइटिकस है ये हमारा किस में लगता है, दलहनी फसलों में लगता है। तो ये हमारा पैडी में नहीं लगेगा, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट इज नोन एज, एसोसिएशन ऑफ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। माइकोराइजा क्या है, माइकोराइजा हमारा क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ फंजाई, यानी फंगस कोई ना कोई बड़े प्लांट की जड़ से जुड़ जाए तो उसे बोलते हैं क्या, माइकोराइजा। जैसे वेसिकुलस अर्बिकुलस माइकोराइजा कहाँ पाया जाता है, लीची की जड़ों में पाया जाने वाला फंगस है। लीची की जड़ में पाया गया फंगस क्या कहलाएगा, माइकोराइजा। लीची का पेड़ बड़ा है, उसकी जड़ में रहता है कोई फंजाई, तो इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, माइकोराइजा। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस। अल्टरनेरिया सोलेनाई हमारा तो मतलब अल्टरनेरिया सोलेनाई हमारा अर्ली ब्राइट होता है, ठीक है। और जेंथोमोनास कंपेटिस सिट्राई हमारा ये सिट्रस वाला है डिजीज, क्या बोलते हैं इसको, सिट्रस में क्या लगता है यार बैक्टीरिया से, सिट्रस कैंकर, तो जेंथोमोनास कंपेटिस सिट्रस कैंकर है। सेंकिट्रियम इंड्रोबायोटिकम आलू में लगने वाला रोग ही है, लेकिन यह है सॉफ्ट रूट ऑफ पोटैटो, ठीक है। इसके बाद टोमेटो लीफ कर्ल इज कास्ड बाई, टोमेटो लीफ कर्ल किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। व्हिच ऑफ द फर्स्ट प्लांट बैक्टीरियल डिजीज रिपोर्टेड, पहला बैक्टीरियल रोग कौन सा खोजा गया था भैया, तो फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर खोजा गया था, एरविनिया एमाइलो ओरा, पढ़ा चुके हैं आपको। बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग कर्ड, आर दही बनाने के लिए स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, लैक्टिस मतलब लैक्टोज को तोड़ रहा, लैक्टोज यानी दूध में पाई जा रही, दूध से दही बनेगा, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। फैट में जो मिल्क पाई जाती है किस फॉर्म में होती है, इमल्सन फॉर्म में होती है। हीट पीरियड बफेलो का 18 से 36 घंटे तक होता है। शुगर ऑफ मिल्क, मिल्क में पाई जाती है, लैक्टोज अभी बताए हैं। द मीट ऑफ काफ, जो बछड़ा होता है उसके मांस को बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है, नहीं अभी तक पढ़े होगे, व्हील बोला जाता है, पढ़े हो तो अच्छी बात है, बाकी इसको व्हील बोला जाता है। पॉर्क बोलते हैं सुअर के मांस को, चेवन बोलते हैं तुम्हारे बकरी के, और मटन बोलते हैं भेड़ के, ठीक है। इसके बाद इन यूनिसेक्सुअल प्लांट सेक्स है कैन बी चेंज्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ, यूनिसेक्सुअल प्लांट में किसी प्लांट का सेक्स यानी फ्लावर का सेक्स चेंज कैसे करना है, फीमेल है तो मेल, मेल है तो फीमेल में कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो इसके लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं किसका, ऑक्सिन्स का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, नई चीज़ हमको जानने को मिली कि ऑक्सिन्स क्या करते हैं, यूनिसेक्सुअल प्लांट में सेक्स को चेंज भी कर सकते हैं। सिलिसिक एसिड इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, सिलिसिक एसिड कहाँ पाया जाता है, क्या बनाता है, तो भैया सेल मेम्ब्रेन को बनाने का काम करता है क्या हमारा, सिलिसिक एसिड, ठीक है। टर्जिडिटी, टर्जिडिटी यानी जो कठोरता है सेल की, वो किसकी वजह से है, टर्गर प्रेशर के कारण। टर्गर प्रेशर क्या होता है, देखो सेल अपनी तरफ से सेल वाल पे एक प्रेशर लगाती है, इस प्रेशर को बोलते हैं टर्गर प्रेशर। इसके रिफ्लेक्शन में एक प्रेशर और लगता है उल्टा इसी के, सेल वाल लगाती है जो सेल के ऊपर, उसे बोलते हैं वाल प्रेशर। तो टर्गर प्रेशर के कारण सेल अपनी टर्जिडिटी को बरकरार रखती है, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ नॉट बीन प्रूव्ड टू बी एसेंशियल फॉर प्लांट, अब भैया एसेंशियल न्यूट्रिएंट कितने होते हैं, 17 हैं। 17 की अगर हम बात कर लें कौन कौन से होते हैं, तो अभी सारा माजरा क्लियर हो जाएगा। 17 में हम लोग कौन कौन से पढ़े हैं, 2 प्रकार के पढ़े हैं, एक तो मैक्रो यानी जो ज़्यादा कीमती हैं, एक ज़्यादा मात्रा में चाहिए, माइक्रो जो बहुत सूक्ष्म मात्रा में चाहिए लेकिन है आवश्यक। तो मैक्रो की हम लोग ज़्यादा मात्रा में जो चाहिए उसके लिए हम लोग फार्मूला आपको क्या बताए थे, आपको फार्मूला बताए थे कौन, पीके मग से काफ़ी, काफ़ी में यफी नहीं लिखना है, कौन यानी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, बेसिक न्यूट्रिएंट। एनपीके इसे बोलते हैं प्राइमरी, सीएमजीएस इसे बोलते हैं सेकेंडरी। तो ये हमारे देखो हो गए, इसमें से कोई हट रहा है, देखो पोटेशियम इसमें आ गया, पोटेशियम नहीं होगा इसका मतलब। अब बचे माइक्रो, तो माइक्रो में आपको बताए थे फेंकू, बेकल, जाने मन, मोहब्बत नहीं,
क्या बताए हैं, फेंकू बेकल जाने मन मोहब्बत नहीं। फेंकू यानी यफ़ी हटा दिए, यानी कौन सा हट गया इसमें, यफ़ी नहीं है, आयरन, हाँ आयरन हट गया। इसके बाद बेकल जाने मन यानी जेडन हट गया, मोहब्बत नहीं, जाने मन मोहब्बत, तो पोटेशियम हट गया था, जिंक हट गया था, आयरन हट गया था, बचा क्या था, सोडियम। सोडियम हमारा जो है ये किस में आता है, ये बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट है, याद रखना क्या है, बेनिफिशियल। एसेंशियल और बेनिफिशियल में क्या अंतर है, एसेंशियल यानी अति आवश्यक, उसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। जैसे पानी हमारे लिए एसेंशियल है क्योंकि उसके बिना हम मर जाएंगे, हम नहीं जी सकते। खाना हमारे लिए एसेंशियल है क्योंकि उसके बिना हम नहीं जी सकते। लेकिन सेब खाना हमारे लिए एसेंशियल नहीं है, बेनिफिशियल है। फ़ायदा तो करता है अगर हम सेब खाते हैं, लेकिन अगर वो नहीं खाएं तो उसकी वजह से हम मर नहीं जाएंगे। उस टाइप का हमारा सोडियम है। तो बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट कितने हैं, 4 बेनिफिशियल हैं, जिसे बोलते हैं नावी कोसी। तो भैया नावी कोसी यानी सोडियम, वेनेडियम, कोबाल्ट और सिलिका, ये हमारे क्या हैं, यही हमारे हैं बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट। और 17 हमारे एसेंशियल, 4 बेनिफिशियल, इन दोनों को मिला के 21 न्यूट्रिएंट हमारे क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं फंक्शनल न्यूट्रिएंट। बात समझ में आई, 17 एसेंशियल, 4 बेनिफिशियल मिलके बनाते हैं 21 फंक्शनल। ठीक है। इसके बाद एग्रोक्लाइमेटिक जोन भारत में कितने हैं, 15, यूपी में कितने हैं, 9। 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन कब हुआ था, 19 जुलाई 1969। 19 जुलाई 1969 को हुआ था, पहला ऑप्शन जुलाई 1969 सही हो जाएगा। द टर्म मोनोपोलिस्टिक, ये भैया इकोनॉमी में हम लोग पहुंच गए, एग्रीकल्चर इकोनॉमी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होना। मोनोपॉली और मोनोपोलिस्टिक में कंफ्यूज मत होना, मोनोपॉली और मोनोपोलिस्टिक में कंफ्यूज नहीं होना है। देखो मोनोपॉली क्या होता है, एक आदमी जो बायर है, जो बेच रहा है, वो अकेला ही आदमी बेचने वाला है पूरी मार्केट में। ठीक, यानी हम अकेले दुकान लगा के बैठे हैं, यानी हमारे अलावा हम मान लो शक्कर बेचते हैं, शुगर बेचते हैं, तो हमारे अलावा इस देश में कोई शुगर बेच ही नहीं रहा, तो तुम मतलब तुमको शुगर लेना हमारे पास आना कंपलसरी है। इसका मतलब तुम शक्कर हमारे पास खरीदने ही आओगे। इसका मतलब तुमको शक्कर चाहिए तो हम अपने मन से जितना रेट चाहें उतना लगा सकते हैं। अगर तुमको चाहिए तो लो, नहीं चाहिए तो ना लो, क्योंकि तुमको और कहीं मिलेगा नहीं। इसे बोलते हैं मोनोपॉली। बात समझना, मोनोपॉली यानी वन बायर। ठीक है, सिर्फ एक बायर। अगर कुछ बायर हैं, कुछ ही बायर हैं, तो उसे बोलेंगे क्या, ओलिगोपॉली। अगर बहुत सारे बायर हैं तो उसे बोलते हैं क्या, तब तो कोई मतलब ही नहीं, बहुत सारे बायर हैं तो मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन है वो। ठीक है। मोनोपोलिस्टिक क्या है, अब ये बाजार लगी है, इस बाजार में कई सारे दुकानदार हैं। ठीक है, कई सारे दुकानदार तो हैं बाजार में, लेकिन ये बेच रहा है सेब, ये बेच रहा है केला, ये बेच रहा है अनार, ये बेच रहा है हमारा क्या, कि मान लो कपड़ा बेच रहा है, ये हमारा दूध बेच रहा है। तो सारे जितने भी बेचने वाले हैं सब अलग अलग चीज़ बोल रहे हैं, यानी अपनी चीज़ में तो उनकी मोनोपॉली है ही। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक, यानी द लार्ज नंबर ऑफ सेलर, लेकिन हेट्रोजेनस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, अलग अलग प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, इसे बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है। द प्राइज विच इज अनाउंस्ड बाई गवर्नमेंट बिफोर सोइंग टू सिक्योर द बेनिफिट ऑफ फार्मर इज नोन एज, भैया पहले से सरकार बता दे कि तुम्हारा इतने कम से कम हम खरीद लेंगे, उसे हम लोग बोलते क्या है, एमएसपी बोलते हैं। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। निकालता कौन है, निकालता है भैया सीएसईपी निकालता है। कॉस्ट एंड प्राइस जो है हमारा, ये वाला जो है हमारा, ठीक है, सीएसईपी निकालता है। ठीक है। कंज्यूमर एग्रीकल्चर क्लास एंड प्राइस कुछ ऐसे है। इसके बाद एमएसपी हमारा जो है ये हो गया। अगली बात करें कितनी फसलों के लिए निकल रही, तो 22 फसलों के लिए निकल रही। एक फसल के लिए एफआरपी निकलता हमारा। एफआरपी यानी फेयर एंड रिम्यूनेटिव प्राइस, यानी ठीक ठाक पैसा लगाएंगे, किसका, एफआरपी निकलता है गन्ने का। व्हेन वाज द फेमस बैटल ऑफ पानीपत, ये फिर हमारा हिस्ट्री में पहुंचा दिए। पानीपत में 3 लड़ाइयाँ हुई भैया, एक हुई 1526 में, 1526, एक 1556 और एक हुई 1761 में। ठीक है, तो 1556 इसमें सही हो जाएगा। विन हाउ मैनी स्टेट डज द बाउंड्री ऑफ हरियाणा टच, तो 6 राज्यों की, देखो 5 या 7, सुनो ऐसा समझो, 5 राज्य और 7 राज्यों के केंद्र प्रदेश मिला के, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 5 सही, क्योंकि पूछा सिर्फ स्टेट 5 टच करते हैं। 5 स्टेट के साथ में 2 यूटीज यानी चंडीगढ़ और दिल्ली, ये भी टच करते हैं। अगर दोनों को काउंट करके मारेगा तो 7 आप, यानी 5 राज्यों को टच करता है और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को। ठीक है। ऑर्डिनेंस रिगार्डिंग टू द प्रोहिबिशन ऑफ, तब का करंट अफेयर होगा 1 जुलाई को इन्होंने जो है अपने यहाँ दारू बंद कर दिया था, उसके बाद 1 अप्रैल 1998 को फिर से दारू चालू कर दिया था। ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। ठीक है। तो इसमें कुछ लगभग 12 क्वेश्चन जो है हमारे वो किसके आए, मतलब उसके आ गए हमारे, मतलब जीएस
जीके के आ गए, ठीक है, जनरल स्टडीज़ के जीएस के आ गए, ठीक है, बाकी अपना एग्रीकल्चर था। तो आप समझ लीजिए जो एडीओ वाला पेपर होने वाला है उसका लेवल भी इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा लेवल जाएगा नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कमांड किस सब्जेक्ट पे करनी है, आपको देखो फोकस कहाँ करना है। आपके क्वेश्चन जो ज़्यादा आए हैं और टफ आए हैं वो कहाँ से हैं, सॉइल साइंस से जो है लेवल के क्वेश्चन आए हैं ठीक ठाक। अगर आपको अच्छा नॉलेज नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो हमारा मेन पोर्शन है वो भैया देखो एग्रोनॉमी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ गए हैं। प्लांट पॉपुलेशन है, प्लांटिंग डिस्टेंस है, ये सारी चीज़ें आपको एक बार एक नज़र में देखनी होंगी, ठीक है। आपको कुछ और बता दें, ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन सीधे सीधे आपको एसआर कांतवा से मिल गए। एसआर कांतवा में जो ऑब्जेक्टिव बनाए गए इन्होंने कुछ क्वेश्चन सीधे सीधे उठा के यहाँ डाल लिए। तो आप हो सके तो 10 दिन का टाइम है, आप क्वेश्चन लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा। एसआर कांतवा या एग्री विजार्ड आपके पास हो तो उसके क्वेश्चन लगाना ही अब एकमात्र तरीका आपके पास बचा हुआ है। बाकी ज़्यादा अगर आपको पढ़ना है, रिवीजन करना है तो हमारी क्लासेस पढ़ी हुई हैं। जिस सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है, देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन जो हमने पढ़ाया है पहले क्लासेस, जैसे सॉइल साइंस की हमने 8-10 क्लासेस जो भी ली थी, अगर आप उससे सॉइल साइंस पढ़ लेते हैं तो सॉइल साइंस के लगभग क्वेश्चन आपके बन जा रहे हैं। जेनेटिक्स ब्रीडिंग जितना हमने पढ़ाया लगभग क्वेश्चन उससे आपके बन जा रहे हैं, ठीक है। कुछ उसके अप्लाइड क्वेश्चन हैं जो हमने सीधे सीधे नहीं बताए हैं, लेकिन अगर उतना आपको नॉलेज है तो आप अप्लाई करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग 50% है, आपको 50% से ज़्यादा नंबर लाने हैं। मान के चलिए आपके लिए कंपटीशन नहीं है, 60 नंबर भी अगर आप पहुंचा दे रहे हैं 100 में से तो आप 100% मानिए कि आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। बस आपको माइनस मार्किंग में इतना नहीं जाना है कि 50 से नीचे आपका स्कोर पहुंच जाए, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद भैया। दबा के शेयर कर दो, बहुत मेहनत की आपके लिए क्वेश्चन पेपर ढूंढ के लाए 2012 का, थोड़ी सी मेहनत हमारे लिए भी कर दो, अपने अपने स्टेटस पे चेप दो, ठीक है, इतनी दया करो हमारे ऊपर। चलो धन्यवाद।